नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज। आज अलर्ट इंडिया न्यूज एक खास पेशकश लेके आया है आप सबके लिए। हमारे साथ हैं वार्डन यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन घनश्याम शर्मा जी और ये राष्ट्रीय किसान संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और पिछले एक दशक से ये किसानों और लोकल मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। काफी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफी इन्होंने जो फील्ड में काम किया हुआ है। तो हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ अलर्ट इंडिया न्यूज के अरुण त्रिसल जी। तो जानेंगे आज की क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव के 2019 के, उसी को लेकर ये हमारा ये परिचर्चा का कार्यक्रम है। तो घनश्याम जी, आपका स्वागत है अलर्ट इंडिया न्यूज में। तो सबसे पहले आपको ये हमारा सवाल है कि किस तरह देखते हैं आप ये 2019 का ये जो लोकसभा का चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। देखिए, आज जो बिल्कुल बच्चों का है 2019 के इलेक्शन का, और इसमें अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और वो जो इलेक्शन है वो टेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी कारकर्दगी रही है पिछले 5 सालों में जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें आपका क्या योगदान है, और इसमें खासकर तौर पे इनको यूथ के ऊपर इनका क्या प्रोग्राम रहा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या प्रोग्राम रहा, बुजुर्गों के ऊपर इनका क्या प्रोग्राम रहा, हमारे जम्मू के किसानों के ऊपर इनका क्या प्रोग्राम रहा, हमारे एजुकेशन के ऊपर इनका क्या प्रोग्राम रहा, हमारे हेल्थ के ऊपर इनका क्या प्रोग्राम रहा। और मैं समझता हूं कि जो पिछला टेंडर जो 5 साल हमारे यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, खासकर जम्मू के और कठुआ दूर कॉन्स्टिट्यूंसी के, इसमें पूछना चाहता हूं कि आपने कभी इन इश्यूज को आपने कभी उठाया, कभी उजागर किया? तो अभी ये वक्त आ गया है कि इनको किसी के नाम के सहारे लेके इनको वोट मांगना पड़ा है। किसके नाम के सहारे, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जो है हमारे जो यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ये टोटली जो है जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने भी अक्सर देखा है कि फील्ड में लोगों की ये डिमांड रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चेंज किया जाए और किसी कैंडिडेट को जो है उतारा जाए। क्या उसी की बात चल रही है कि लोगों का कहना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को के कैंडिडेट को चेंज किया जाए और किसी को लाया जाए, ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जाए? इस वक्त यहाँ पे ये हो रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लोग यहाँ पे चाहते नहीं है, पर मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। आप जहां भी चले जाओ, आप भी जाते हो, आप घूमते रहते हो, यही लोगों का है कि हम मोदी जी को वोट डालेंगे। हम समझते हैं कि मोदी साहब ने अच्छे काम किए हैं इस देश के लिए। और खासकर मैं इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, कठुआ या जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की, इनके ऊपर इनका जो प्रोग्राम है, जैसे हमने जो इश्यूज उठाए हुए हैं, इनके ऊपर इन्होंने कभी फोकस नहीं किया। या खास करके पहला जो हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे साथ जम्मू के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, और पहले भी होती आई है और अभी होती है। और इसी के तहत जम्मू की जनता ने 25 MLA विधायक भी चुनाव चुन के असेंबली में भेजे थे, और उसके तहत बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के यूथ के साथ हुई। क्योंकि हम जिस स्टेट में बैठे हैं ये काफी सेंसिटिव स्टेट है, पूरी दुनिया की नजर इस रियासत पर है। तो जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे 2 अलग अलग ये जो संभाग हैं, डिवीजन है, इनको देख के यहाँ की राजनीति तय होती है आगे। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जम्मू के साथ, खासकर मैं जम्मू की बात करता हूँ, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के यूथ के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई। और पढ़ा लिखा यूथ है वो बाहर जाके नौकरी कर रहा है। और जहाँ मैं बात बताता हूँ, जब भाजपा और पीडीपी का जो गठबंधन सरकार बनी थी, काउंट मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी थी, एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत बनी, 3 साल इनकी सरकार रही। उसमें क्या हुआ कि महबूबा तो अपने एजेंडा ऑफ अलायंस में खड़ी उतरी। उन्होंने वहां पे 10, 15, 20 हजार SPU भी लगा दिया, JNK के बैंक में भी बच्चे लगा दिए। और जहाँ की जम्मू के जो यूथ है वो बिल्कुल यहाँ पे जो बेरोजगार रहा, उनको बिल्कुल जो है रोजगार नहीं दिया गया। और इसी के तहत आज जम्मू का जो यूथ है, जम्मू का जो नौजवान है, वो परेशान है और बाहर जाके नौकरियां कर रहा है, बाहर जाके इंडस्ट्री में नौकरी कर रहा है। और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री जो हमारा इशू है, आप वो जानते हैं, यहाँ पे इतनी बड़ा इंडस्ट्री का हब है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, और यहाँ पे आज तक इंडस्ट्री पॉलिसी लागू नहीं हो सकी।
19:10 जो रेशियो है, 18:20 रेशियो है, जो बाहर के जो यूथ है उसको जो प्रेफर करते हैं, लेकिन जो लोकल यूथ है, जो पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग किया, जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री की है, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं कि इनके यूथ को हमने क्या करना है। तो मुझे आप ये बताइए, जो 25 नुमाइंदे चुन के भेजे थे उन्होंने क्या किया? वही बताता आया तो कि जम्मू के साथ जब भी भेदभाव होता था तो भाजपा आगे आती थी। तो इसके तहत लोगों ने, अवाम ने, जम्मू की अवाम ने भाजपा को 25 असेंबली ताकि भेजे थे कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होगी ये वहां पे जाके असेंबली में बोलेंगे, उनको हल करवाएंगे। तो इसी के तहत ये बिल्कुल फेयर रहे, टोटली फेयर रहे, और जम्मू के अवाम के साथ उन्होंने धोखा किया। चाहे कोई मसला हो, चाहे पत्थरबाजों का मसला हो, 10,000 पत्थरबाज जो स्टोन पेल्टर्स है, हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी जहाँ पे आए थे और उन्होंने वो छोड़ दी पत्थरबाज, और वही पत्थरबाज ने भर्ती कर ली, और वही पत्थरबाज मिलिटेंट एक्टिविटी करने लगे। लेकिन जो जम्मू का यूथ है, जो भारत माता की जय बोलता है, उसके लिए उन्होंने दरकिनार किया। उसके यूथ के लिए ना हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह जी बोले, ना जुगल किशोर जी बोले। एक और लोगों का कहना है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र जी, ये लोगों के साथ लोगों की सुनते नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो अपनी बात बताते हैं और लोगों की सुनते नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात बोली आपने। लोगों के साथ इनका बिल्कुल राब्ता नहीं रहा, टोटली ये उनके साथ टच नहीं रहे। और बिल्कुल जो हमारे, मैं बता दूं कि बिल्कुल लोगों की जो हक है, जो लोगों के जो हुकूक है, उनको उजागर करने में ये बिल्कुल नाकामयाब रहे। लेकिन ये दिल्ली में बैठे हुए थे, हमारे यूथ के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम ये बना सकते थे ताकि उनको रोजगार मिल सके, लेकिन ये टोटली फेल रहे हैं। और आज ये मौका आ गया कि इनको मोदी के नाम के सहारे वोट लेने पड़ रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं रहा। आज ये वोट लेने जा रहे हैं। साथ का बात की है हमने बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी हमारे एक लाइफ का हमारा हिस्सा है, एक बड़ा योगदान, सीनियर सिटीजन, बड़ा योगदान है हमारी नेशन के ऊपर इनका भी, बुजुर्गों का। लेकिन एक छोटी सी बात है और बेसिक बात है, लोकल इशू है, ये हमने काफी देर से उठाया हुआ है कि 40,000 फाइलें जो हमारे हैं, ओल्ड एज पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन की और विडो पेंशन की, हैंडीकैप पेंशन की, अभी 4 साल की फाइलें वहीं की बड़ी पड़ी हुई हैं और उसमें कोई ग्रांट सेक्शन नहीं हुई। किसी को 4 साल से नई पेंशन नहीं लगी। कोई लगी तो आप मुझे बता दो। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूँ कि ये इनको जब लोकल जो यहाँ पे विधायक बीजेपी के आते हैं उनके ऑफिस में तो क्या बोला जाता है कि यही कि सेंटर से ग्रांट नहीं है, सेंटर से ग्रांट नहीं है। और कई बुजुर्गों की तो डेथ भी हो गई है पेंशन लगने के कारण, मतलब पेंशन ना लगने के कारण ऑफिसों के चक्कर काटते काटते उनकी डेथ भी हो गई है। लेकिन उनकी जो 4 साल से नई पेंशन नहीं लगी। जो साहब ने क्या बोला था जब आपने इस इशू को उन्होंने लिख के भेजा था ऊपर, और उनसे वो डायरेक्शन भी आई थी कोई। अभी उनके पास मुझे नहीं लगता कि ग्रांट सेंटर ने अभी भेजी होगी। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट, सेंटर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है जी। तो यही तो बात मैं बताना चाहता हूँ। लोकल इशू है हमारे, लोकल इशू के ऊपर जो कभी हमारे ना विधायकों ने बोला और हम वो उठा रहे हैं लोकल इशू, लेकिन हमारी तो सुनता नहीं। एक केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी स्कीमें जो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए शुरू की गई, उसमें एक बड़ी स्कीम थी आयुष्मान भारत, जिसमें गरीब लोगों के का मुफ्त इलाज होगा और 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर उसमें हर साल दिया जाएगा। तो इसमें भी हमने देखा कि फील्ड में जब जाते हैं कि लोग बताते हैं कि जो लोग सही मायनों में गरीब है उनके नाम उस लिस्ट में नहीं है, जो लोग करोड़पति, अरबपति या बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम आ गए हैं। इस पे ऊपर क्या कहना? इसका आयुष्मान योजना आई है, हम मानते हैं उसको आई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी मैं नहीं सकता किसी को उसका कार्ड बना होगा, जापान बड़ा होगा। मैं खासकर आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन में बात की, एजुकेशन और हेल्थ की, जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, और हेल्थ का तो बहुत बुरी हालत है। मैं आपको सही बात बताऊँ, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वहाँ तो किसी को बता दो, किसी को कोई भी अभी आपके चैनल के बारे में जो भी देख रहे हैं बताओ, किसी को आज तक गरीब मरीज को, गरीब पेशेंट को कभी मुफ्त दवाई मिली है कभी हॉस्पिटल में? कभी उसका अल्ट्रासाउंड हुआ हॉस्पिटल में? कभी उसका सीटी स्कैन हुआ हॉस्पिटल में? वो बेचारा, कितनी महंगी दवाई है, कितनी महंगी दवाई है। हम देखते हैं कितनी महंगी, तो उसके पास किराया भी नहीं होता जाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, बास किराया नहीं बचता, इतनी महंगी दवाई है। वो महंगी दवाई लेता है, टेस्ट करवाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाता है, लेकिन उसका पैसा तो वहीं खत्म हो जाता है। तो बहुत बुरी हालत है, उसको बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है सेंटर की, ना हमारे स्टेट की कोई पॉलिसी है कि हेल्थ के ऊपर इसको कैसा किया जाए। दूसरी हम बात करना चाहता हूँ कि क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या किसी विधायक ने, आप बोलो जे.एंड.के में बोलो, किसी ने हमारे जे.एंड.के किसानों के ऊपर कभी बात की है? यहाँ पे किसानों को किसान समझा नहीं गया।
ये सत्य है, यहाँ पे किसान रहते नहीं है, लेकिन यहाँ छोटा किसान है लेकिन बहुत दुखी किसान है। यहाँ का 2014 का कंपनसेशन नहीं आज तक मिल सकता लोगों को, जो खराब हुई थी कनक। और उसके तहत अभी दूसरा आप जानते हैं कि रिलायंस को ऑटोमेटिक लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल रही है, इतना अकाउंट उनके अकाउंट में निकाल दिया गया, लेकिन फिर लोग सहमते नहीं है कि हमने वोट मोदी जी को डालना है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सवाल पूछे ना कि इसके ऊपर आपने क्या किया, हमारे जम्मू के किसानों के ऊपर अपने जो क्या नीति है आपकी, कंडी एरिया के ऊपर आपकी क्या नीति है? सिर्फ बातें करने से नहीं, मोदी जी ने वो किसान सम्मान योजना तैयार कर दी जिसमें 2022 तक किसानों की आमदनी जो है दुगनी हो जाएगी। अब किसानों को सोलर सिस्टम मिल जाएगा, अब किसानों को लाइटें मिल जाएंगी, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, किसानों को कार्ड इशू कर देंगे। ये सब जुमलेबाजी है। जब मोदी साहब ने 2014 का इलेक्शन लड़ा था, वो हीरानगर में आए थे, तो मैं उनका लेक्चर सुना था। उन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें किसानों की पेंशन भी है, उसमें डबल इनकम भी है, लेकिन वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो अब ये इलेक्शन का ट्रेंड आया, वो 2,000 उनको सम्मान निधि दे दी, उनको सम्मान देंगे किसान को। और उसमें भी जो जिसकी 5 एकड़ जमीन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका है उसको वो नहीं देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि किसानों के ऊपर ये पहल करनी चाहिए सरकारों को आगे, और खासकर हमारे नुमाइंदे भी है, इन्होंने बात ऊपर जाके पहुंचानी है। ये हमारी बात पहुंचाते नहीं है ऊपर, ये अपने 4-5 काम गिना देते हैं कि हमने 4-5 पुल बना दिए जी, हमारा काम खत्म हो गया। ये एक रूटीन वर्क है, पुल बनते आए हैं, बनते रहेंगे, सड़कें बनती आई हैं, बनती रहेंगी, लेकिन जो आम जो इंसान की सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो आजकल नहीं है। एक मुद्दा सीमांत लोगों के रिलेटेड है काफी। सीमा पर आए दिन पाकिस्तान फायरिंग करता है, तो फायरिंग से लोग प्रभावित होते हैं, पलायन करते हैं। लोगों की पिछले 1-1.5 दशक से यही मांग रही है कि हमें पीछे सेफर एरिया में 5 मरले का एक प्लॉट दे दिया जाए, क्योंकि जब भी कहीं बॉर्डर पे हालात खराब हो तो हम अपने बीवी बच्चों को वहां पे शिफ्ट कर सकें। तो ये मुद्दा इस जो हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार के संज्ञान में था 2014 के इलेक्शन के बाद तक, जैसे ही 2014 दिसंबर में यहाँ पे असेंबली के चुनाव हुए, फिर मार्च में जाके एजेंडा ऑफ अलायंस हुआ, तो उसके बाद तो ये मुद्दा गायब ही हो गया। बिल्कुल, इसके ऊपर हमने बड़ी, भाजपा ने तो इसके ऊपर चुप्पी साध ली। इसमें इसके ऊपर आप क्या कहना देखिए, आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर हमने बड़ी एजिटेशन लड़ी है, बड़ा विरोध किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी। तो इनके जब नए जीते थे तो उन्होंने कहा था ये फाइल जो तैयार हो गई है बिल्कुल, और इन्हें जहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डीसी साहब से रोज घुमाया था, ये फाइल रेडी है। फिर हमने इसको पूछा, डीसी साहब से जब मैंने जाके पूछा कि ये वो फाइल फुल कोई नहीं है, उन्होंने मोस्ट करवा दिया। वो कहते हैं मुझे आप पॉलिटिक्स से मत कीजिए, ये आपका अपना मसला है। और जो वजह पर उन्होंने पूछा डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, वो कहते हैं कि यही रीजन से, कोई डिफेंस के रीजन से कि इनसिक्योर हो जाएगा बॉर्डर हमारा, तो उसके तहत हमने वो डिफेंस वालों ने ये फाइल बंद करवा दिया। तो वो लोग अपनी जमीन छोड़ के जाते हैं कभी, वो तो जगह ये प्लॉट अगर लोगों को मिल जाते हैं, टेम्परेरी लोगों को जाते हैं, अपनी जो जमीन है, अपनी जो खेती बाड़ी, वो कोई नहीं छोड़ता। तो ये लोगों को अगर वो जगह मिल जाती लोगों को, तो अपना एक कमरा लोग बना लेते। तो ये बंकर्स जो बने हुए हैं, तो मैं कहता हूँ ये ठीक है, एक हिसाब से लोगों को सहूलत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये वेस्टेज बनी हुई है, बहुत सारी वेस्टेज बनी हुई है। इसमें इसके तहत अगर इनको प्लॉट दे देते, लोगों को बंकर की जरूरत नहीं थी। लोगों ने मकान बनाने थे, जब खेती बाड़ी करनी थी तो आ जाना था। जब ऐसा माहौल जब सीज फायर तोड़ेगा तो लोगों ने बाहर चला जाना था। अच्छा, 2019 के इलेक्शन आ चुके हैं, जगह जगह पे राजनेता जो है वो विगुल बजा रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ लुभाने सपने दिखा रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं, नए हथकंडे अपना रहे हैं। क्या कहना है आपका? ये हमारे, मैं अपने कठुआ जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, एमपी की, कि क्या कहना है आपका, कि क्या समझते हैं आपकी, लोगों को झूठे वादे दिलाकर इनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या कहना है? अभी तक आपने भी सर्वे किया होगा। देखिए, हमने पूरा सर्वे किया हुआ है। लोग क्या करें, कहाँ जाए? लोगों के पास ऑप्शन नहीं, लोग मजबूर है, क्या करें लोगों को, मतलब कि लोगों को बेवकूफ बनना ही बनना है, और लोग बेवकूफ बनते भी आए हैं। हमारे यहाँ के जो एक सिस्टम है, लोगों को अपने हकों को पता नहीं है, एक लहर के साथ चल पड़ते हैं। पिछली दफा भी लहर आई, चल दी है, यहाँ पे लहर आई, 25 MLA जिता दिए। ये लहर के साथ ही चल रहा सारा काम। लेकिन उनकी करतूत देखो ना, अगर तो मैं समझता हूँ उनकी करतूत कोई नहीं है, इनको वोट देने की इनकी कोई करतूत नहीं है। मैंने चैलेंज किया था हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करना, मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ
जो भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ बधाई कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू मदद करता हूँ कि हमारे टेबल के ऊपर आप बात कर लो कि हमारे इश्यूज क्या है, हमारे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर राजनीति करो। अच्छा, जय डुग्गर जय डोगरा जो है वो मार्केट में आई है, क्या उस पर आपका क्या कहना, उनकी सोच क्या है? क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो है 1996 से राजनीति में है, ठीक है, मेरे को लगता है 25-30 साल हो गए उनको राजनीति में। 2 बारी वो एमएलए भी बने, 3 बारी एमएलए भी बने, 2 बारी एमपी भी बने, उसके बाद मिनिस्टर भी रहे। वो हेल्थ में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हर जगह जो है उन्होंने किया। पर जो अब उनका जो आपने वो पढ़ा होगा चार्टर ऑफ डिमांड जो उन्होंने बनाया हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? 25 सूत्री कार्यक्रम जो जहां तक जो लाल सिंह की आपने बात की, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर रहे, वो अच्छा काम किया, कोई डाउट, हर कोई उनकी सिफत करता है। फॉरेस्ट में भी उन्होंने एक इनकलाब लगाया, लेकिन उनका घोषणा पत्र है वो मैंने ही पढ़ा है, उनका घोषणा पत्र, उसमें ठीक है अभी हमारी जरूरत है इस वक्त जम्मू के साथ, कोई डाउट नहीं है। 47 के बाद जहाँ से जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती ही आई है, लेकिन मैं उनके घोषणा पत्र में जो बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की आपके साथ, इसमें उसका कोई जिक्र नहीं, ठीक है ना। ये जो है जो बातें हमारे जम्मू के अवाम के साथ ये बहुत जरूरी है, जो आप जिन मसलों को लेकर हम चले हैं कि हमारे साथ जो ग्राउंड लेवल के मसले कोई टच नहीं करता। हम राजनीति में किस लिए है, हम सोशल एक्टिविटी में किस लिए आए हैं, इन्हीं से तांगों के आए हैं कि ये हमारे जो इश्यूज हैं इनके ऊपर उठाओ। हमने बात भी की थी कि ये जो घोषणा पत्र जो है इसको थोड़ा इसमें ये भी ऐड करो, ये ताकि जो अवाम को, जो जनता को, जम्मू की जनता को एक सहूलत मिल सके, ताकि अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आसानी के तरीके से जो अपनी हल कर सके। भाजपा तो उसमें खरी उतरी नहीं। हम तो महबूबा मुफ्ती से बिल्कुल सहमत है कि जो बातें उन्होंने कही अपनी जनता से कही वो बातें उन्होंने पूरे किए। और हमें कहीं ना कहीं लगता है भाजपा ने पीडीपी को धोखा दिया है, ठीक है, और अपने लोगों को भी धोखा दिया। पर हमारे लोग जो हैं यहाँ के जम्मू प्रोविंस के, वो लोग बस क्या करते हैं, बस हिंदू करके जो है वो राष्ट्र धर्म वो करते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ पे आड़े हाथों भाजपा को जो है वो लिया जा सकता है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो भाजपा और पीडीपी का जो गठबंधन बना नॉर्थ साउथ पोल, ये एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत बना कॉमन मीडियम प्रोग्राम था। उसमें ये था कि ये आपसपा को ऊपर भी नहीं बोलेंगे। अभी घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, उन्होंने बोला आपसपा तो ये चलाने लगे, उन्होंने जिसमें ये भी था कि इसमें नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर हम नहीं 370 के ऊपर नहीं बोलेंगे, ये उसमें लिखा हुआ था। वो उसमें 15 पॉइंट थे, ये उसमें लिखा हुआ था, इसके प्रोग्राम लिखा हुआ था। लेकिन बहुत, जैसे आपने कहा, वो तो कामयाब रही अपना एजेंडा अपना, उसको हम दोषी नहीं देते। हम दोषी देते हैं जो हिंदू की पार्टी, अपने आप में हिंदू की पार्टी कहती है ना, हिंदुओं के ठेकेदार कहते हैं। तो ये हिंदुओं के ठेकेदार है, इन्हीं की असेंबली में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, इन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। इन्हीं की हुकूमत में, इन्हीं की सरकार में असेंबली के अंदर 10,000 पत्थरबाज छोड़ने का ऐलान हुआ। इन्हीं के साथ रसाना केस में जो सीबीआई इंक्वायरी पुरानी थी वो हिंदू के साथ हुआ ना। ये हिंदू की पार्टी बनती है ना, हिंदू की पार्टी बनती है ना। आज तक मैं बता दो हिंदू के लिए किया गया, एक बात बता दो हिंदू के लिए किया गया, या फिर मैं मानता हूँ कि आप हिंदू की पार्टी हो तो हिंदू के लिए काम कर रहे हो। ये अब रसाना के केस जो हमारे 8 बंदे जो अंदर फंसे हुए हैं, वो गुनाहगार है या दोषी है कि नहीं है, लेकिन वो सीबीआई इंक्वायरी से पता चलता। एक छोटी सी सीबीआई इंक्वायरी में ये फेल हुई और टोटली फेल हुई, और आप ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है। और मैं आपको बात बता दूं कि अगर इनका बस, अगर अभी देखो आप इधर आ जाएगा कि ये घनश्याम देशद्रोही, जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा। या चौकीदार बन जाओ या देशद्रोही बन जाओ, दो ही बातें हैं। कोई बोल नहीं सकता इनके खिलाफ। ऐसा क्या है, पता नहीं क्या है। अभी इनके खिलाफ कोई हक मांगेगा अपना नहीं। अभी हम नौजवान के ऊपर हक मांगेंगे, ये देशद्रोही है, भाजपा के खिलाफ बोलता है, ये क्या देशद्रोही का यही देशभक्त है। हम देशभक्त नहीं है, हमने देशभक्त किसी ने सब रसाना केस में सारे यही बोलते थे कि कश्मीर के अंदर सीबीआई इंक्वायरी हुई, महबूबा मुफ्ती ने करवाई, 2 बार सीबीआई इंक्वायरी, 2 बार सीबीआई। अरे यार, आप सेंटर में हो, आप स्टेट में हो,
तो अगर आप में इतनी गट्स थी तो आप भी करवा लेते ना, अपने लोगों सीबीआई इंक्वायरी अपने लोगों को satisfy- सेटिस्फाई करा देते। आपने करवाया ही नहीं। वो क्या कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, ये खाली आपने लोगों को बेवकूफ बनाया यहाँ पे। बिल्कुल लोगों के साथ धोखा हुआ, धोखा हुआ है। छोटी सी बात ही सीबीआई इंक्वायरी तो ये नहीं करवा सकी, तो ये क्या इंसाफ देंगे हमारे लोगों को? जम्मू के अवाम के साथ क्या इंसाफ करेंगे? अब कांग्रेस के राजा महाराजा आ गए हैं यहाँ पे, राजा विक्रमादित्य। 40 साल जो वो लोगों के बीच में नहीं, 40 सालों से वो लोगों के बीच में नहीं रहे। टच रहे हैं जनता के साथ, वो टच रहे हैं। तो ये जनता के साथ जो इनके साथ जो इनकी जो मुश्किलात हैं, इनको क्या चाहिए? इनको यही चाहिए कि इनकी जो मुश्किलात हैं, छोटे मोटे इनके जो काम हैं वो होते रहें। एक गरीब लोग हैं बेचारे, शरीफ लोग हैं। वोटर कौन है आज? गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वही ज्यादा वोट डालते हैं ना। वही रैली में कौन जाता है? रैली में कौन जाता है? आप देखो इतनी भीड़ होती है, रैली में कौन होता है? या किसान होता है, या मजदूर होता है, या छोटा तबका होता है। बड़ा अमीर आदमी तो रैली जाता नहीं। बड़ा अमीर आदमी तो वो अपने आप में शर्म समझता है, नारे लगाने में भी, झंडा पढ़ने में भी शर्म समझता है अपने आप में। वो तो घर बैठ के सूट बूट बैठ जाता है, वो टीवी देखता है। ये बेचारे रैली में भी जाते हैं, मोदी भी चलाते हैं, राहुल चलाते हैं, टोपी पहन के चले जाते हैं, लेकिन बाद में इनको कोई नहीं पूछता। ये अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन ये बेचारे ठगे गए हैं, लोग ठगते गए हैं। ये हमारे जो देश की जो, मैं श्याम जी आपको एक बात बताऊं, बनी में हम लोग गए हुए थे। सुबह 9 बजे से लोग वहां पे राजा साहब का इंतजार कर रहे थे कि राजा साहब ने रैली करनी है, राजा साहब को हमने देखना है। और वो 4:30 बजे वहां पे आ रहे हैं, भूखे प्यासे लोग वहां पे इनका इंतजार कर रहे हैं। क्या कसूर है उन लोगों का? देखिए बिल्कुल लोग शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपना हक मतलब क्या समझते कि हमारी जो देश की जो राजनीति है ये बड़ी अलग तरह की राजनीति है। सही बात बताता हूँ। एक यहाँ पे जात पात भी आ जाती है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जात पात राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो काम करने वाला लीडर है, जो अवाम का काम करने वाला लीडर है, उसके ऊपर जो प्रेफरेंस होनी चाहिए कि वहाँ में कौन रहता है, हमारी जनता के बीच में कौन रहता है। आप एनसी और कांग्रेस ने अलायंस किया हुआ है, पीडीपी में भी है। देखो जम्मू में तीनों पार्टियां इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ रही हैं। कश्मीर में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तीनों। ये क्या मुद्दा है? मतलब क्या समझते हैं कौन सी राजनीति हो रही है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल ये मैं देखो एक ही राज्य में दो समझौते। कश्मीर और जम्मू इसमें बड़ा अंतर है। कश्मीर वाले युवा ने जम्मू को ठगा ही ठगा, 50-60 साल ठगा है। अब थोड़े बहुत डोगरे जागने लगे हैं, लेकिन वो इनके जो पॉइंट है, जो डोगरों के पॉइंट है, इनके ऊपर कैसा डिस्क्रिमिनेशन, या पावर में आ जाएंगे फिर भूल जाएंगे। सही बात है ना। इसको ये जो जम्मू का है, इसको अभी जम्मू का जो है, इसको जोर शोर से उठाने का मौका आ गया कि जम्मू का इशू हमने जम्मू को बचाना है। जम्मू की आवाम कौन उठाएगा? यही बिठाएंगे जो 25 हमने भेज दिया। फिर से आ जाएंगे जी, डालो मोदी लहर आगे, डालो वोट, तो लोग फिर से डाल देंगे इनको। कौन पूछेगा? तो अब आपका क्या कहना है कि कौन से लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे मसले में, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लोगों को देखो, मेरी बात सुनो ना, लोगों को, आवाम को, जनता को अपना नुमाइंदा देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है पहले का, कौन आगे लड़ेगा। ये लोगों में ये क्षमता होनी चाहिए सोचने की कि हमारा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए, और कौन हमारी आवाज जो असेंबली में उठा सकता है, कौन हमारी आवाज जो संसद में उठा सकता है। और जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए मसले हैं, लोगों के मसले तो यही है, रोड, सड़क, बिजली, यही मसले हैं, और तो कोई मसले नहीं है। लोगों को यही चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना है, रोजगार देना है यहाँ पे, यही मसले हैं लोगों के। बिल्कुल यही मसले हैं लोगों के। और जो मसले, जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो राजनेता हैं वो आवाम का इज्जत करें, आवाम की इज्जत करें, ताकि जो हमारी जनता है जो ये ठगा हुआ की बात चल रही है। पैंथर्स पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरी, वो भी डोगरों के हितैषी, वो भी जम्मू की पार्टी है पैंथर पार्टी। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि उनके क्या? देखिए, पैंथर पार्टी की राजनीति भी चलती है, वही जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चलती है। जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, और उनको पता है ही नहीं डिस्क्रिमिनेशन क्या है हमारे साथ। ये इनकी तो राजनीति उसके ऊपर चली है, डिस्क्रिमिनेशन को, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। और जब में विधायक बने थे, इनके मंत्री बने थे, तब चुप, तब कुछ नहीं बोला। तो यही मैं समझते चाहता हूँ कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन जो हमारे जो राजनेता है, इन्होंने इसको चुनावी मुफाद बना लिया है। हमने ये देखा कि असेंबली में जब भी कहीं कश्मीर को लेकर कोई बात होती है तो कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो सारी एक हो जाती हैं, पर जब जम्मू की बात आती है तो हमारे जो यहाँ की पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे पैंथर हो,
ये सारा अलग अलग बोलियां बोलती हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ये तभी तो हम हमारे लोग अभी तक अपना हक नहीं ले सके, तभी तो इसका नतीजा भुगत रहे हैं कि वो इकट्ठे हैं और कश्मीर वाले अपना हक ले गए सारा, वो सारा नौकरी वहां ले गई, टूरिज्म का पैसा वहां लग गया। हमारे यहाँ टूरिज्म के नेशनल नहीं है, टूरिज्म यहाँ एक सवाल है, इस 2019 के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं आप? ये टोटल है क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किस तरह के चुनाव होने जा रहे हैं? ये देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये मैं आवाम को, जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना कैंडिडेट देखे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस देखे और उसकी जो अपनी उसकी क्षमता देखे उसको वोट करे, ना कि किसी लहर आ जाएगी यहाँ की हमने वो बना देना, वो कर देना, उसको वोट डाल देना, उसको वोट डाल देना। ये पब्लिक अब समझदार हो गई है, वो अपने हिसाब से जो वोट पर वोट जो है वो डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी, वोट डालना हमारे पास यही पावर है। अच्छा, रविंदर रैना जी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं आने वाले चुनावों में सारी सीटें हमारी होंगी और चीफ मिनिस्टर भी जो है वो हिंदू हमारा ही होगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो रविंदर रैना जी हैं, जो आजकल ये बनते हैं कि हमने बड़ा फोकस किया, पर वही बात वहीं पे आ गई, पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, ये वहां पे खत्म हो गया। पीडीपी के साथ गठबंधन किया वो और उनका कहना माना महबूबा के इन्होंने बिल्कुल उसके हाँ में हाँ मिलाई और इसके जम्मू के साथ इन्होंने ठगी की। और अब मैं जम्मू की आवाम को कहना चाहता हूँ कि ये जो रविंदर रैना है, या कोई भी भाजपा की जो असेंबली पिछली बार यहाँ पे रहे, जो फेल हो गए, टोटली फेल हो गए, तो ये अगली बार असेंबली में नहीं आने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम जी, आज खुलकर इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो जितने भी, खासकर जम्मू के लोगों के जितने भी मुद्दे, उस पर बात की। तो घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलर्ट इंडिया न्यूज में। अलर्ट इंडिया न्यूज आपको समय समय पर ऐसे मुद्दों से और ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाती रहेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।